दोस्तों, एक लड़की की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लगभग 45 से 50 वर्ष का आदमी जो उसके सामने बिल्कुल नंगा होता है, बिना कपड़ों के होता है और उस लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है। ये लड़की उसका विरोध नहीं कर पा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी ने उसे नशा दे दिया है। ये लड़की देख और समझ तो पा रही थी, लेकिन विरोध नहीं कर पा रही थी। जब ये व्यक्ति उस लड़की के साथ संबंध बना के बाहर चला जाता है और उसके तुरंत बाद ही एक दूसरा व्यक्ति भी उस कमरे में प्रवेश हो जाता है और उस लड़की के साथ वही काम करता है जो पहले वाला व्यक्ति कर रहा होता है। ये लड़की धीरे धीरे 15 से 16 व्यक्तियों को गिनती है, लेकिन उनका विरोध नहीं कर पा रही होती है। आखिर में इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की यहाँ पहुँच गई। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम मधु होता है और कलकत्ता की रहने वाली होती है, काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और यहीं की एक MNC कंपनी में काम कर रही होती है। और इसी कंपनी में उसकी एक दोस्ती ज्योत्सना नाम की लड़की से हो जाती है। ज्योत्सना और मधु धीरे धीरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ उठते बैठते घूमते थे। एक दिन ज्योत्सना अपने घर से आती है और मधु के सामने रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देख मधु काफ़ी चौंक जाती है और उसके रोने का कारण पूछती है। ज्योत्सना उसे बताती है कि उसे दिल्ली से एक जॉब का ऑफ़र आया है जिसमें उसे लगभग 1 लाख रुपए सैलरी का ऑफ़र होता है, लेकिन उसके परिवार वाले इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रहे होते हैं। जब ये बात मधु सुनती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी सैलरी को लेकर और दिल्ली की सैलरी को लेकर कंपेयर करने लग जाती है और वो सोचती है कि क्या ये जॉब उसे नहीं मिल सकती। इतने में ज्योत्सना उससे बोल देती है कि क्यों ना इस जॉब को वो कर ले। जिसके बाद मधु उससे कहती है कि हाँ, वो इस जॉब को करना चाहती है, वो अपने घर वालों को भी मना लेगी और उसके घर वाले भी राजी हो जाएंगे। जिसके बाद ज्योत्सना मधु से कहती है कि रमज़ान नाम का एक व्यक्ति 8 जून को उसे दिल्ली लेके चला जाएगा और उसे वहाँ पे इंटरव्यू करवा देगा। जिसके बाद मधु अपने माता पिता को ये बात बताती है और 8 जून 2019 को अपने घर से निकल जाती है और दिल्ली पहुँच जाती है जहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है। मधु काफ़ी नर्वस होती है, अपने इंटरव्यू को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। उधर थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो चाय लेंगी या कॉफ़ी। जिसके बाद मधु उसे चाय के लिए बोल देती है। वो व्यक्ति मधु के पास चाय लेके आता है। मधु उस चाय को पीती है और अपनी बारी का इंतज़ार करने लग जाती है। देखते ही देखते मधु को नींद आ जाती है और मधु कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो वो दिल्ली के GB रोड पे होती है, कोठा नंबर 68 में, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष होती है उसके साथ संबंध बना रहा होता है। मधु उसका विरोध नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसे नशा दिया गया होता है। देखते ही देखते लगभग 15 से 16 व्यक्ति उसके साथ यही काम करते हैं। वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है या उसे होश आता है तो वो चिल्लाती है, चीखती है, अपने आप को छोड़ने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे काफ़ी मारा पीटा जाता है और इसके साथ साथ उसे ड्रग्स दिया जाता है और उस पर बार बार ये दबाव बनाया जाता है कि वो दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। देखते ही देखते मधु मजबूर हो जाती है और लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। दिल्ली के करोल बाग का ही एक व्यक्ति एक दिन उसी कोठे पे चला जाता है और वो मधु के पास जाता है और मधु के पास जाके वो कुछ टाइम बिताता है। ये व्यक्ति कलकत्ता का ही रहने वाला था, मधु भी कलकत्ता की रहने वाली थी। दोनों आपस में बात करते हैं, जिसके बाद दोनों की बाउंडिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है। ये आदमी वहाँ से निकलने के बाद लगभग 3-4 बार और मधु के पास जाता है। बार बार जब उसके पास जाता है तो मधु एक बार उससे ही कहती है कि वो उसकी मदद चाहती है। आदमी उससे पूछता है कि आखिर में उससे क्या मदद चाहती है। मधु से अपनी सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि वो किस तरीके से उस जगह पहुंची है और वो वहाँ से निकलना चाहती है। वो कहती है कि एक बार वो उसके भाई को फ़ोन करके बता दे कि उसकी बहन कहाँ पे है और किस कंडीशन में है। उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका भाई उसे किसी तरह भी वहाँ से निकाल लेगा। लेकिन आदमी उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ये कोठे वाले उसे जान से मार देंगे, उसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन लड़की उससे काफ़ी आग्रह करती है, काफ़ी विनती करती है और उसे कहती है कि वो एक बार उसकी मदद कर दे। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर करोल बाग की तरफ जा रहा होता है, वो उसके भाई को फ़ोन लगा देता है और उसे सारी बात बताता है। उसे कहता है कि उसकी बहन दिल्ली के कोठा नंबर 68 पे है, वो किसी तरह उसे बचा ले।
उसका भाई उसका नाम और पता पूछता है, लेकिन वो उसे अपना नाम और पता नहीं बताता है। वो आदमी डरा हुआ होता है और फ़ोन काट देता है। इधर जब मधु के भाई को इस बारे में पता चल जाता है कि आखिर में मधु कहाँ पे है, तो वो उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से छुड़ा के लाना चाहता था। वो अपने माँ बाप के पास जाता है और रोता हुआ उन्हें बताता है कि उनकी बहन की क्या परिस्थिति है, वो किस दुख को झेल रही है। वो जल्दी से जल्दी अपनी बहन को लाना चाहता है और यही कह के वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है, यानी कलकत्ता से दिल्ली आ रहा होता है, तो उस व्यक्ति को फ़ोन लगाता है जिसने मधु के बारे में उसे बताया होता है। वो उससे मिलने का आग्रह करता है और वो आदमी उसकी बात मान के उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। मधु का भाई उस व्यक्ति से मिलता है और उससे सारी बातें पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो किस तरीके से उस मधु से मिला और किस तरीके से उसने उसे फ़ोन लगाया। जिसके बाद मधु का भाई उसी कोठे पे अपनी बहन को देखने के लिए अकेला चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो लड़कियों की डिमांड करता है। उसे लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन वो हर लड़की को मना करता हुआ चला जाता है। वो कहता है कि उसे वो ये पसंद नहीं है। उसे कोई भी लड़की दिखाई जाती है, वो हर लड़की को मना करता रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। इतने में जो उसे लड़कियां दिखा रही होती है, वो कहती है कि वो जो नई लड़की आई है जिसका नाम मधु है, क्यों ना उसे लेके आया जाए। इतने में उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि वो किसी और के साथ है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। मधु का भाई ये कहता है कि वो उसके लिए इंतज़ार कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है और मधु आती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोनों की आंखें शर्म से नीचे होती है और आंसू उनकी आंखों में भरे होते हैं। मधु का भाई तुरंत ही ये कहता है कि वो इसी लड़की के साथ जाना चाहता है। जिसके बाद वो अपनी बहन को लेके उस कमरे में चला जाता है जिसमें मधु रहा करती थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। मधु अपनी सारी बातें अपने भाई से बताती है। वो बताती है कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची है। उसका भाई उसके साथ बातें कर रहा होता है और देखते ही देखते समय काफ़ी बीत जाता है। समय बीतने के बाद उसके दरवाजे को खटखटाया जाता है और ये कहा जाता है कि उसका समय पूरा हो चुका है। अगर उसे और टाइम बिताना है तो उसे और पैसा देना होगा। इस पर मधु का भाई पैसे देने को तैयार हो जाता है। वो अपनी बहन के साथ काफ़ी समय तक वहाँ रहता है और उसे बचाने का एक वादा करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो दिल्ली में नया होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में वो अपनी बहन को वहाँ से निकाले तो निकाले कैसे। अगले दिन वो अपनी बहन के पास फिर से जाता है और उससे पूछता है कि आखिर में वो क्या कर सकता है, किस तरीके से वो उसको वहाँ से निकाल सकता है। मधु ने उसी कोठे पे किसी से सुना होता है कि महिला आयोग से अगर मदद ली जाए तो काफ़ी उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई को कहती है कि क्यों ना वो महिला आयोग की मदद ले, वही उसकी मदद कर सकते हैं। उसका भाई वहाँ से निकलता है और महिला आयोग के पास चला जाता है। महिला आयोग के एक सदस्य से मिलता है और उन्हें अपनी सारी आपबीती बता देता है। जिसके बाद महिला आयोग वाले तुरंत ही पुलिस कंप्लेन करते हैं और उनसे कोठे पे रेड मारने के लिए बोलते हैं। उन्हें बताते हैं कि एक लड़की है जो कि कोठे पे फंसी हुई है और उसका भाई उसे बचाना चाहता है। जिसके बाद महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि वो 9 अगस्त 2019 को उस कोठे पे यानी कोठा नंबर 68 पे रेड मारेंगे। लेकिन इससे पहले मधु का भाई मधु के पास जाएगा और उसके पास ही रहेगा ताकि जब रेड मारा जाए तो मधु को इधर से उधर ना कर सके, उन्हें ढूंढा जा सके। जिसके बाद पुलिस वाले महिला आयोग के साथ मिलके रेड मार देते हैं और उस कमरे के अंदर मधु और उसके भाई को ढूंढ लेते हैं और उन्हें वहाँ से बचा लेते हैं। जिन लोगों ने मधु के साथ ये काम किया होता है और उसे यहाँ तक पहुँचाया होता है, पुलिस उनके खिलाफ FIR लिख लेती है और एक्शन लेती है। इधर मधु और मधु का भाई दोनों कलकत्ता अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो घटना हो चुकी है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन भविष्य में जो घटना होने वाली है, इन घटनाओं से हम सीख के उससे बच सकते हैं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।